बैठिए भाई। हेलो। देखिए, आपका उत्तराखंड पुलिस एक्ट जिन लोगों का छूटा है भाई बता दिया जाए। कल आपका दोहराया भी गया था और आपको लेक्चर मिल जाएगा। अब तक 4 लेक्चर ही हुए हैं। जो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम कल फिर एक बार बताया भी गया था। और आइए उसके आगे बढ़ा जाए। अब अध्याय 2 हमें शुरू करना है, यानी कि चैप्टर आपका 2। हेडिंग डाल लीजिए भाई, यहाँ से लिखना भी है भाई। मोबाइल वाइब्रेट कर लीजिए भाई। हेडिंग डालिए अध्याय 2, पुलिस बल का गठन एवं संगठन। हेडिंग डाल लीजिए पुलिस बल का गठन एवं संगठन। अध्याय 2 में है। सेक्शन लिख लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक। तो धारा 3 से लेकर 18 तक, यानी कि सेक्शन 3 से लेकर 18 तक उसको लिख लीजिए, तब आगे बढ़ा जाए। सेक्शन 3 से लेकर 18 तक जो यहाँ विशेषता पहला पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का मॉडल भी चलते रहा जाए कि पुलिस बल का गठन एवं संगठन किस चैप्टर में दिया गया है, तो आपका जवाब रहेगा चैप्टर 2 में। दूसरा जो आपका क्वेश्चन आजकल बन रहा है उत्तराखंड का ही मॉडल, कि अध्याय 2 किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, तो 3 से लेकर 18 तक मारेंगे, यानी कि सेक्शन 3 से लेकर। बैठिए भाई, क्या हुआ। धारा 3 से लेकर 18 जो तीसरा क्वेश्चन यहाँ बन सकता है उसको भी जानना है कि पुलिस अधिनियम 2007 का सबसे बड़ा अध्याय कौन है, तो अध्याय 3 मार कर आइएगा। लिखिए इसको, लिखिए यह अध्याय इस अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय है। और तो ऊपर लिखवाया गया हेडिंग, लिखिए इसमें पहले, यह अध्याय इस अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय है। ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है, सतर्क रहना है। अगला देखिए, आगे चला जाए। इस अध्याय में दिया किया गया है जो चैप्टर 2 में आपको बताया जाएगा, पुलिस बल का गठन कैसे होगा और इसका संगठन क्या होगा, कौन कौन से अधिकारी होंगे, ये भी आपका बताया जाएगा। और जो पुलिस व्यवस्था आपकी है वह किसके कंट्रोल में रहेगी, आपका जिला किसके कंट्रोल में, आइए भाई बैठिए, जिला किसके कंट्रोल में रहेगा। फिर यूपी भी हमें चलते रहना है, ये नहीं कि यूपी छोड़ देना है। देखिए, यूपी का पुलिस एक्ट भले अलग हो, लेकिन 70% प्रावधान लगभग क्या है इन दोनों में समान। तो जब उत्तराखंड हम पढ़ा रहे हैं तो यूपी भी वहाँ हम कोरिलेट करके पढ़ाते रहेंगे, ताकि यूपी एपीओ भी हल्ला है कि आएगी 250 लगभग पोस्ट, तो भाई उसको भी हमें देखना है। और इतना पढ़े रहे कि केवल पुलिस एक्ट ही अलग से तैयार करना पड़े, और जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस हैं बारीकी से उत्तराखंड पढ़ते समय ही तैयार कर लीजिए, ताकि आपका पुलिस एक्ट भी 70% प्रावधान तो तैयार ही हो जाएंगे, केवल सेक्शन और पैरा हमें याद कराना रहेगा। अब यहाँ जो आपका पूछा जाता है, पहले माने एक तो पुलिस बल का गठन कैसे होगा, संगठन कैसे होगा, कौन कौन पुलिस अधिकारी होंगे, पुलिस जो बल है वह किसके कंट्रोल में होगा, कौन भर्ती करेगा, तो पुलिस बल में क्या अस्थाई भर्ती हो सकती है कि नहीं, ये भी यानी कि टेम्पररी। फिर क्या पुलिस बल के लिए जो सेवा और शर्तें, यानी कि सर्विस की कंडीशन राज्य बनाता है,
क्या उसमें कंपल्सरी रिटायरमेंट यानी कि अनिवार्य से बात ना करिए भाई, अनिवार्य सेवानिवृत्त का प्रावधान है कि नहीं। यानी कि अध्याय 2 में यही सब क्या करना हमें पढ़ना है। और एक एक करके देखा जाए तो सबसे पहले आपका सेक्शन 3 देखते हैं। देखिए भाई, पहले समझिए तब लिखवा जाएगा। सेक्शन 3 देखिए आपका क्या कहता है। बेयर एक्ट 9 तो भाई आप फोटो स्टेट करा लीजिएगा। बेयर एक्ट हमारे पास है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, किताब भी मार्केट में मिल रही है, अगर बेयर एक्ट चाहिए तो हम दे देंगे। देखिए कह करके सेक्शन 3 उठाया जाए। आपका राज्य के लिए एक पुलिस बल का गठन। प्री में भी एक तो हेडिंग से आ सकता है क्वेश्चन, अभी हम लिखवाएंगे, पहले समझिए। आपका प्री में ये आ सकता है कि राज्य के लिए एक पुलिस बल का गठन का प्रावधान पुलिस अधिनियम 2007 के किस सेक्शन में है। तो सेक्शन 3 मारिएगा। इसको थोड़ा कोरिलेट भी आपको कर लेना है, और कोरिलेट जहाँ तक करना है वह संविधान से जोड़कर करना है। वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है, और क्वेश्चन का मॉडल ये बना है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124 के तहत किया जाता है। एक बार यूपीजे में क्लाज वाइज पूछ लिया गया था। तो आर्टिकल 124 का क्लाज 1 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया, क्लाज वाइज भी पढ़ना है। उसी प्रकार चूंकि पुलिस बल राज्य की व्यवस्था है, तो सेक्शन 3 के तहत राज्य के लिए एक पुलिस बल का गठन का प्रावधान किया गया है। अब बेरक देखिए, हेडिंग थी, राज्य के लिए एक पुलिस बल होगा, यानी कि राज्य के लिए एक पुलिस बल होगा। फिर कहा गया है क्लास 2 में कि पुलिस बल में ऐसे पद होंगे, ऐसे सदस्य होंगे तथा ऐसे संगठन होंगे जो साधारण और विशेष आदेशों द्वारा राज्य सरकार विहित करे। यानी कि पुलिस बल में कौन पद होंगे, कौन कौन मेंबर होंगे, पुलिस का संगठन कैसा होगा, इसके लिए पूरी तरह इस बात का निर्धारण किस पर छोड़ दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट पर। अर्थात राज्य में पुलिस बल पर समग्र नियंत्रण, फुल कंट्रोल किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। तीसरा क्लास देखिए, राज्य सरकार के समग्र नियंत्रण के अधीन राज्य के पुलिस बल का प्रशासन पुलिस महानिदेशक में निहित होगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और आपका उत्तर प्रदेश में भी बना है क्वेश्चन। देखिए इसको अच्छे से और समझना है। आपका क्वेश्चन ये बनता है कि राज्य में पुलिस बल पर होल कंट्रोल, समग्र नियंत्रण या पूर्ण नियंत्रण किसका होता है। तो आपका एक लाइन जवाब रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का या राज्य सरकार का। दूसरा आपका राज्य सरकार के आपका समग्र नियंत्रण के अधीन रहते हुए पुलिस बल का मुखिया कौन होगा, पुलिस बल का हेड कौन होगा। अगर ये क्वेश्चन आपका पूछ ले तो आपका जवाब रहेगा डीजीपी होंगे। डीजीपी का मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हिंदी में इसे कहा जाता है पुलिस महानिदेशक। क्या कहा जाता है, डीजीपी कहा जाता है शॉर्टकट में। अब देखिए उत्तर प्रदेश में कैसे क्वेश्चन बना है। डीजीपी का पद उत्तर प्रदेश में कब सृजित किया गया। पहले महानिरीक्षक होते थे, लेकिन आपका डीजीपी का पद, क्वेश्चन ये बन चुका है उत्तर प्रदेश में भी कि डीजीपी का पद कब सृजित किया गया। तो 1984 में, यानी कि उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है 1984 ईस्वी में
डीजीपी के पद को क्रिएट किया गया। इसके पहले पुलिस महानिरीक्षक ही हेड होता था। लेकिन चूंकि उत्तराखंड में नया कानून बना है, तो नया कानून में पहले से ही आपका महानिरीक्षक नहीं, पहले से ही किसको रख दिया गया है, पुलिस महानिदेशक को। यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। यहाँ आप दो केस भी याद रखेंगे और दो केस अच्छे से याद रखेंगे। पहला केस आपका अब्दुल अहमद बनाम पुलिस उप महानिरीक्षक। ध्यान से देखिए, अब्दुल अहमद वर्सेज पुलिस उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी कहा जाता है। इस केस में देखिए होता क्या है, आपका एक समय के बाद, पहले नियम समझिए, एक समय के बाद अगर कोई कर्मचारी काम करने में अक्षम पाया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट को ये लिखवा जाएगा। भाई इसको पहले लेक्चर हो जाए 2-4 धारा, तब हम केस ओस लिखवा देंगे। अभी पहले दिमाग में बैठाइए, एक भी पॉइंट लिखवाते समय छोड़ा नहीं जाएगा। और आपका अभी समय भी है, ये नहीं कि एकदम जल्दीबाजी है कि 20-20 30 धारा निकाला जाए एक बार में, कोई अभी जल्दीबाजी नहीं है। तो प्रयास करिए कि एक एक छोटी छोटी बात और केस और कोरिलेशन, कोरिलेशन कहाँ से ज़्यादा होगा, आईपीसी से अभी आगे, और उसके बाद सीआरपीसी से, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन से, और अंत में उत्तराखंड पुलिस एक्ट बताते हुए हम आपका उत्तर प्रदेश माने उत्तर प्रदेश में जो पुराना पुलिस एक्ट है उसमें क्या प्रावधान है, ये लास्ट में हम बताते रहेंगे। यहाँ केस हम बता रहे थे आपका अब्दुल अहमद वर्सेज पुलिस उप महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश। देखिए इसमें क्या निर्णय आया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कंपलसरी रिटायरमेंट या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नियम बना सकती है, और ये नियम पुलिस एक्ट से ही शासित होगा, और ये नियम संविधान का उल्लंघन नहीं करता। तो जो केंद्रीय स्तर पर भी ये नियम है, राज्य सेवाओं में भी है कि एक समय के बाद अगर कोई व्यक्ति अक्षम पाया जाता है सर्विस करने में, तो सरकार जबरन जबरन कहा जाता है, जबरदस्ती उसको रिटायरमेंट दे देती है और कहते हैं कि अब घर बैठिए और क्या पाइए, पेंशन। तो जो जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दिया गया, कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया, अब इसको चैलेंज किया गया था, और इस चैलेंज में सुप्रीम माने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति को वैध माना। दूसरा आपका केस जो यूपी एपीओ में भी आ चुका है, नानक चंद्र का, नानक चंद्र वर्सेज स्टेट, ये भी याद रखना, यूपी में 2 बार आ चुका है। नानक चंद्र वर्सेज स्टेट के वाद में मुख्य बिंदु क्या था, देखिए मने सामान्य नियम ये है, याद किया रहेगा, हमेशा हर एक जगह ये काम करेगा कि जो भी सरकारी सेवाओं में व्यक्तियों की भर्ती की जाती है वह अस्थाई होती है। कहीं 1 साल के लिए प्रोविशन पर रखा जाता है, परीक्षा पर, निगरानी पर, यानी कि टेम्पररी ही होती है। कहीं 1 साल के लिए रखा जाता है, कहीं 2 साल के लिए रखा जाता है, और उस बीच अभ्यर्थी का कंडक्ट देखा जाता है कि क्या इस व्यक्ति का जो कंडक्ट या आचरण है वह अच्छा है कि नहीं, और अगर उस व्यक्ति का आचरण उन सालों में क्या निकला बुरा, तो आपका बर्खास्त कर दिया जाता है, क्योंकि उनको परीक्षा पर रखा गया था, निगरानी पर। तो ऐसी दशा में समस्या इसमें ये आई इस केस में कि क्या राज्य सरकार को पुलिस अधिनियम के तहत ये पावर है
कि वह अस्थायी पदों का सृजन कर सके, यानी कि व्यक्तियों को कुछ समय के लिए ही पुलिस बल में भर्ती करे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर कहा कि भाई पुलिस बल में भर्ती जो हमेशा होती हैं वो अस्थाई ही होती हैं, टेम्पररी, और 2 साल तक अस्थाई रहती हैं। उसके बाद आपका माने अस्थाई की जाती हैं। तो ये भी सतर्क रहना है। आपका नानक चंद्र वर्सेज स्टेट। इस प्रकार आपका सेक्शन 3 का जो पहलू था वो समाप्त हुआ। इसको लिखवाया जाएगा, पहले देखिए 2-4 धारा, भाई आगे बढ़े तब। सेक्शन 4 देखिए, पुलिस रेंज को परिभाषित किया गया है। पुलिस रेंज का मतलब क्या हुआ, इसको परिभाषित किया गया है आपका, कह सकते हैं कि सेक्शन 4 में। देखिए पुलिस रेंज का मतलब होता है एरिया। तो पुलिस एरिया में या पुलिस रेंज में राज्य को विभाजित करने का अधिकार किसको होता है, तो आपका जवाब रहेगा स्टेट गवर्नमेंट। और रेंज का जो पुलिस अधिकारी होता है आपका, कह सकते हैं रेंज का या क्षेत्र का, वह आपका कह सकते हैं उप महानिरीक्षक से निम्न पंक्ति का नहीं होगा। उप महानिरीक्षक को शॉर्टकट में कहते हैं डीआईजी, याद रखिएगा। एक दिन पुलिस का मैं अलग से आपको चार्ट बनाऊंगा, डीजीपी से लेकर और कांस्टेबल तक एक दिन चार्ट लिखवा दूंगा ताकि आपको याद रहे। लेकिन ये तो याद रहे कि पहला सबसे ऊपर कौन बैठा है, महानिदेशक, उसके बाद कौन है, महानिरीक्षक, उसके बाद कौन है, उप महानिरीक्षक। तो रेंज का प्रभारी किसको नियुक्त किया जा सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका किसको नियुक्त किया जाएगा, जो रैंक में उप महानिरीक्षक या डीआईजी से नीचे का न हो। देखिए अब बैरक की भाषा देखिए भाई, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य को एक या एक से अधिक पुलिस रेंज में विभाजित कर सकेगी। और फिर दिया है जो महत्वपूर्ण है कि पुलिस रेंज में पुलिस बल का प्रशासन एक अधिकारी में वेस्टेड या निहित होगा, जिसका पद पुलिस उप महानिरीक्षक के स्तर यानी कि हैसियत या स्टेटस स्तर से निम्न का नहीं होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, फिर एक बार हम बता रहे हैं कि पुलिस रेंज की स्थापना किस धारा में, तो सेक्शन 4 में। कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट। कौन पुलिस रेंज में अधिकारी नियुक्त होगा, तो जो किसके स्तर के नीचे का न हो, पुलिस उप महानिरीक्षक। शॉर्टकट में क्या कहेंगे, डीआईजी। भाई रटते रहिए, आपका एक बार में देखिए नया कानून है सबके लिए, और एक बार में आप चाह लें कि हम पूरा याद कर लें तो संभव नहीं है। हमारे लिए भी बिल्कुल नया है भाई। आपका उत्तर प्रदेश का पढ़ाया जाता था, ये नया आ गया उत्तराखंड का, तो थोड़ा बहुत अंतर है। लेकिन आदमी पहले से कई बार पढ़ा चुका है तो थोड़ा आसानी है। लेकिन परीक्षा पहले आपका 8-10 दिन एक बार और दोहराया जाएगा, लेकिन जब डेट आ जाएगी उसके पहले। अभी आराम से पढ़िए ताकि एक एक छोटी छोटी बातें तैयार हों। आइए सेक्शन 5 देखिए, पुलिस जिला। यहाँ से यूपी में आपका क्वेश्चन बना है। देखिए पहले यूपी का हम बता दें तब उत्तराखंड का बताएं। पुलिस जो जिला होता है, जैसे प्रयागराज है, ये क्या है, पुलिस जिला। अब क्वेश्चन देखिए कैसे उत्तर प्रदेश में बना है, और यहाँ से पूरा चांस रहता है क्वेश्चन बनने का, इसको अच्छे से तैयार रखना है। जो जिले में पुलिस बल का प्रशासन होगा, उस पर जो कंट्रोल होगा वह किसका होगा, यही आपका टेक्निकल पॉइंट है। तो अगर कंट्रोल सामान्य या जनरल पूछे तो आप डीएम,
या जिला मजिस्ट्रेट मारिएगा, और अगर स्पेशल या विशेष पूछे तो आप पुलिस अधीक्षक या एसपी मार कर आइएगा। फिर एक बार समझिए, यूपी में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार और समझिए। किसी जिले में पुलिस बल पर नियंत्रण, सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो डीएम मारना है। और स्पेशल कंट्रोल किसका होता है? एसपी का। यानी कि किसी जिले में पुलिस बल किसके अधीन होगा? फिर पूरा वाक्य देखिए, तो जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए पुलिस बल किसके अधीन होगा? किसके विशेष कंट्रोल में होगा? एसपी के। अब शब्द देखिए कितना थोड़ा घुमा दिया है, पढ़ना यही है लेकिन देखिए शब्द थोड़ा देखिए आपका। देखिए पुलिस जिला, जिला मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में पुलिस जिले का प्रशासन जिला मजिस्ट्रेट के सामान्य समन्वय तथा सामान्य निर्देशन में पुलिस अधीक्षक में निहित होगा। देखिए शब्द को तोड़ने का प्रयास करिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आपका शब्द को इसलिए तोड़ना है आपको क्योंकि अगर पूरी लाइन पढ़ेंगे तो कई लोग उलझ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा लाइन लिखी गई है कि उलझ जाएंगे, लेकिन हम तोड़ रहे हैं बेयर तो एक एक देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुलिस जिला है उसमें आपका पुलिस प्रशासन पर डीएम का सामान्य समन्वय तथा सामान्य निर्देशन होगा। इसका मतलब कि सामान्य नियंत्रण और सामान्यतः डायरेक्शन देने का कार्य डीएम कर सकता है, लेकिन जल्दी कम देता है, क्योंकि स्पेशल कंट्रोल या हम कह सकते हैं कि जो विशेष आपका नियंत्रण पुलिस पर होता है वह डीएम का न होकर किसका होता है? पुलिस अधीक्षक का। तो अगर दे दे कि विशेष नियंत्रण और निर्देशन किसका अधिकार है? एसपी। और सामान्य समन्वय और निर्देशन डीएम। ये आ सकता है क्वेश्चन, यूपी में कई बार आ चुका है। अगला देखिए आपका सेक्शन 6 देखा जाए। सेक्शन 6 देखा जाए, जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ। यहाँ भी आपका जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ। अब थोड़ा समझने का पहले कंसेप्ट आपका कंसेप्ट समझिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब पुलिस अधिनियम आप पढ़ेंगे तो ये प्रावधान नहीं मिलेगा। अब ये प्रावधान नए नए क्यों जोड़े गए, थोड़ा इस पर गौर करिए इतिहास के साथ। देखिए जब भारत आज़ाद हो गया और हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, तो ऐसी दशा में चूंकि अब हम लोग पुलिस स्टेट से कन्वर्ट हो गए वेलफेयर स्टेट में, जहाँ की राज्य का कर्तव्य जनता के समग्र विकास को करना है, केवल प्रशासन और शांति व्यवस्था कायम रहे इसको ही देखना नहीं है। अतः ऐसी दशा में अब जो अंग्रेजों के ज़माने के काले कानून थे पुलिस को लेकर, जो उन्होंने अपने स्तर से बनाया था, अब ये सुप्रीम कोर्ट महसूस करने लगा कि इस कानून में हर हाल में अब बदलाव लाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में केस होते रहे, डीके बसु का केस हुआ, जोगिंदर सिंह का केस हुआ, तमाम केस हुआ, उतना नहीं जानना है। और बार बार उच्चतम न्यायालय सरकार को निर्देश देता रहा कि एक तो आप नया, अब प्रत्येक राज्य अपना नया क्या बना ले, पुलिस अधिनियम। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण निर्देश था
कि आप जो पुलिस वाले अपराध का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी कि तफ्तीश या विवेचना या खोज या अनुसंधान करेंगे, उन पुलिस वालों को आप क्या रखिए अलग। और जो पुलिस वाले समाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखेंगे, यानी कि विधि और व्यवस्था क्या रखेंगे कायम, उनको क्या करिए अलग। ये बार बार सुप्रीम कोर्ट राज्यों को सलाह दे रहा है। तो उत्तराखंड पुलिस एक्ट के तहत कुछ हद तक ये काम किया गया है और इस काम के लिए ही सेक्शन 6 बना है। तो आखिर सेक्शन 6 कहता क्या है, यहाँ से भी 5 से भी चांस है क्वेश्चन बनने का, 6 से भी पूरा चांस है। देखिए क्या कहता है भाई, जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ, यानी कि राज्य सरकार जिला स्तरीय पुलिस बल का स्पेशल या विशेष यूनिट बनाएगी या प्रकोष्ठ बनाएगी। तो आखिर विशेष प्रकोष्ठ का काम क्या होगा, तो काम क्या होगा ये अब बेयर एक्ट देखिए तब बताया जाए। देखिए भाई, सेक्शन 6 कहता है कि राज्य सरकार पुलिस जिले में एक या एक से अधिक विशेष प्रकोष्ठ का निर्माण कर सकती हैं, गठन कर सकती हैं। अब क्वेश्चन आपका जो उत्तराखंड में अगला बन सकता है, तो पहला मॉडल कि विशेष जिला स्तरीय विशेष प्रकोष्ठ किस सेक्शन में है, सेक्शन 6 मार कर आइए। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका गठन कौन करती है, कौन कर सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है और तीसरा ये बन सकता है कि इसका एम क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, पर्पज क्या होगा। तो दो पर्पज होंगे आपका, फर्स्ट और सेकंड में हम बंटवारा कर रहे हैं। देखिए क्या क्या उद्देश्य होगा, विशेष श्रेणी के अपराधों पर कार्यवाही करना। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेशल कैटेगरी के ऑफेंस होंगे उन मामलों में इन्वेस्टिगेशन इत्यादि करने का अधिकार इन पुलिस वालों को दिया जाए। भाई किस किस मामले में, स्पेशल। और दूसरा क्या कह सकते हैं कि उद्देश्य है, तो अपराध से पीड़ित व्यक्ति सहित समुदाय को आम तौर पर बेहतर सेवा प्रदान किया जाना। यानी कि जो अपराध से विक्टिम हैं, आहत हैं या पीड़ित हैं, उन व्यक्तियों को और समुदाय को आमतौर पर सामान्यतः और बेहतर सेवा प्रदान किया जाए, यानी कि और अच्छी सेवाएं क्या की जाए, प्रदान। यानी कि कुल मिलाकर 2 एम हो गए। फिर एक बार देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इन इसका गठन राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए करती है कि जो स्पेशल कैटेगरी के आपका ऑफेंस होंगे, इनका इनमें कार्यवाही करने का इनको अधिकार हो। और दूसरा, जो विक्टिम या आहत हैं या पूरा समुदाय है आपका, उसको आमतौर पर, जनरली आमतौर पर मतलब कि मैंगो नहीं, ये नहीं कि आम मान लीजिएगा और आमतौर पर बताना भी पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बिहार उलझा दिया आमतौर पर कि सभी लोग उलझ गए। तो उलझना नहीं आगे से भाई। देखिए जो जनरली शब्द लिखा हो, अब नियम पहले पकड़िए फिर बैक होते हैं हम। जहाँ भी शब्द आपका बोला जाए कि आम तौर पर मतलब सामान्यतः या साधारणतया या साधारण या जनरली जहाँ भी शब्द बोला जाए, ये मान कर चलिए कि वह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। उसके एक्सेप्शन कुछ न कुछ हैं, इसमें कोई शक नहीं। आइए आपका 2-3 उदाहरण अच्छे अच्छे देखते हैं। आपका
जहाँ की बिहार और तमाम राज्य बनते हैं। पहला बिहार का ही देखा जाए जो एकदम घुमा दिया था क्वेश्चन, और काफ़ी सीनियर लोग भी यानी कि नए लड़के निकाल लिए और सीनियर घमंड में थे। मैं बता दूं फिर एक बार बैक होकर, यानी कि जो सीनियर लोग थे कोचिंग के, वो पूरा घमंड में थे कि हम सर के पास क्यों रिवीजन करने जाएं, हम तो पहले से पढ़ लिए हैं, बिहार उहार तो बाएं हाथ का क्या है खेल। जैसे कि अमेरिका सोच रहा था कि ये तालिबान तो हमारा बाएं हाथ का क्या है, और जैसे ही आप बाएं हाथ का खेल समझेंगे, मानकर चलिए कि वो दगा दे जाएगा। तो कई लोग जो है जे का इंटरव्यू दिए थे पिछली बार, और उनका प्री तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह निश्चित रूप से उपेक्षा बरते। और नए लड़के तमाम जितने बिहार के लड़के थे कोचिंग के, मैं बता दूं रिकॉर्ड, सब लड़के मेहनत दे रहे हैं एक दो के अलावा। मैंने जिनको कम आता था वो भी इस बार वहाँ का रिजर्वेशन का लाभ पाकर मेहनत दे रहा है। और जो सीनियर लोग थे उसमें से कुछ लोग छंट गए। क्यों छंट गए? क्योंकि भाई, तो घमंड कभी न करिए, आएंगे तो कुछ न कुछ नया डेली मिलता ही रहेगा। अब आप लोग भले 4-5 माह बाद खुला हो, लेकिन आज कई चीज़ें पहले ही दिन कई चीज़ें ऐसी बताई गई जो बस दिमाग में बैठी रहे। आप एक अक्षर न पढ़िए किताब का, बस इतना ही बैठा लीजिए, तो कहीं आपका कंपटीशन रुकेगा नहीं। तो बस दिमाग में बैठी रही बातें, और इसीलिए आते हैं लोग कि लेक्चर ही पर्याप्त हैं। वो नोट्स वोट काम नहीं करेगा, पोथी पतरा। जैसे कि आपका 3 लाख सैनिक भर्ती कर लिया अमेरिका, तो क्या अफगानिस्तान में काम आ गए सैनिक? जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए, तब तो काम आएगा। तो पूरा दिल्ली से लेकर दौलताबाद का नोट्स क्या करिए, जुटा लीजिए और पढ़िए ही ना। यानी कि पूरा देश को ही सैनिक बना दीजिए, और जब गोली चलाने की बारी आई तो पूरा देश क्या हो, मुकर जाए। इसीलिए हारा गया। और जो अगुवा होता है, यानी कि जैसे कि हम ही हैं, अगर हम परीक्षा के समय कह दें लड़कों से कि हम पढ़ाएंगे नहीं, भाग जाएं, तो क्या किसी का कंपटीशन निकल पाएगा? तो अफगानिस्तान में भी यही हुआ। आपका जब परीक्षा की घड़ी आई, तो मुखिया थे अपना सोना चांदी लेकर विमान में लदवा कर कार और सब भाग गए। अरे आप सीने पर गोली खाते, मर जाते, शहीद होते, लेकिन एक बार क्या करते, लड़ते। यही तो विश्व कहेगा कि दुम दबाकर भाग गया। इसको लड़ना चाहिए था, इतना अरबों खरबों खर्चा हुआ। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका बताया जाए जो बिहार में आया, तब आगे बढ़ा जाए। जो सीआरपीसी का सेक्शन आपका 177 पर क्वेश्चन बना था, और उसमें एक शब्द पकड़िएगा कि साधारणतया या आम तौर पर किसी अपराध के इंक्वायरी और ट्रायल का स्थान, यानी कि उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा। माने स्थान क्या, किस न्यायालय को स्थानीय अधिकारिता होगी जहां अपराध किया गया है। अब ये आया कि ये तो शब्द इसमें जो यूज हुआ है वह क्या हुआ है, सामान्यतः या साधारण तौर पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एब्सोलूट रूल लॉ का नहीं है, इसका अपवाद है। और अपवाद अगले सेक्शन से ही शुरू हो जाता है, 178 से। यानी कि 177 में नियम है। और वहीं बिहार इतना घुमा दिया था 4 ऑप्शन में कि काफ़ी लोग भ्रम में आ गए। लेकिन भाई, कंसेप्ट अगर क्लियर रहे तो लाख आयोग घुमाए कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसेप्ट क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। तो उसी प्रकार आपका अगला देखा जाए, धारा 6 आपका हो गया, तो धारा 6 के बाद 7 देखा जाए, 7। सेक्शन 7 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका क्वेश्चन जो बन सकता है, पुलिस थाना। तो देख ही रहे हैं थाना, और तो पुलिस थाने की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो सेक्शन 7 में। 88 सेक्शन है, और प्रयास करिए कि 88 सेक्शन क्या करिए, रट्टा मारिए। प्रावधान यूपी में काम आएंगे और सेक्शन कहाँ आएंगे, उत्तराखंड में।
तो पुलिस थाना। अब पुलिस चौकी और पुलिस थाना स्थापित करने का कार्य किसका है? आपका स्टेट गवर्नमेंट का। तो पहला क्वेश्चन ये बना कि पुलिस जिले में जो पुलिस थाने होते हैं या पुलिस चौकी होती हैं, उनकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? स्टेट गवर्नमेंट। अब जो पुलिस थाना होगा, आपका कह सकते हैं पुलिस थाने के लिए एक सर्किल बनाया जाएगा। सर्किल यानी कि जिले को वृत्त में बांटा जाएगा। भाई जिले क्या बनाया जाएगा? एक सर्किल। यानी कि मान लीजिए ये जिला है, एक सर्किल बना दिया गया, ये पूछा जा सकता है। और ये जो वृत्त या सर्किल हैं, इसमें कम से कम 2 थाने होने अनिवार्य हैं। अधिकतम चाहे 50 हो, 10 हो, 20 हो, लेकिन इस सर्किल में कितने थाने होंगे? 2। सामान्य तौर पर अगर हम देखें कि जो राज्य सरकार एक सर्किल बनाती है, यानी कि एक क्षेत्र निर्धारित करती है या जिला कहिए, और उस जिले में कम से कम कितने थानों का होना आवश्यक है? 2। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि किसी वृत्त में कम से कम कितने थाने होने आवश्यक हैं? दे देगा 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। तो न्यूनतम संख्या या कम से कम कितना? 2। यानी कि एक मान लीजिए इधर थाना आधे दूर के लिए बना दीजिए और एक इधर थाना बना दीजिए, क्योंकि और थाने का जो मुखिया होगा, भाई वो भी सतर्क रहना है। थाने का जो मुखिया होगा, मुखिया मतलब कि थाने का भार साधक अधिकारी, या उत्तराखंड में लिखा है प्रभारी अधिकारी। तो थाने का मुखिया कौन होगा, इस पर भी सतर्क रहना है। प्रभारी अधिकारी। तो प्रभारी अधिकारी को थाने का भार साधक अधिकारी कहते हैं। और इस अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? अगला क्वेश्चन, स्टेट गवर्नमेंट। अब अगला क्वेश्चन ये कि किस रैंक का, रैंक भी पूछा जाएगा, किस रैंक के पुलिस अधिकारी को थाने का प्रभारी अधिकारी या SHO या थानेदार बनाया जाएगा? तो याद रखिए, वह जो रैंक हो, सब इंस्पेक्टर, भाई ये पूछा जा चुका है, गलत ना हो यूपी में, सब इंस्पेक्टर या पुलिस उप निरीक्षक, इसको इंग्लिश में कहते हैं सब इंस्पेक्टर। आपका याद रखिए, सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का न हो। अब पूरा इसको सकारात्मक देखिए, यानी कि सब इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के अधिक पुलिस अधिकारियों को ही थाना प्रभारी बनाया जाएगा। तो अब थाना प्रभारी का काम क्या होता है? थाना प्रभारी किसे बनाया जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा जाकर हम बता रहे हैं, समझने का प्रयास करिए। चूंकि सरकार को पुलिस से ही अपना वर्क कराना है, अतः जब भी ज़्यादातर थाना प्रभारियों की नियुक्ति होती है, तो सरकार अपने आदमियों को ही थाना प्रभारी बनाती है। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जात बिरादरी खूब चलती हैं, ये हमारी जात का है, हमारी जात का है। और आप जब भी देखिए, भाई मायावती जी आएंगी तो अपने आदमी को बनाएंगी, अखिलेश जी आएंगे तो अपने, और योगी जी आए हैं तो अपने आदमी को बनाए हैं। तो बिरादरीवाद 60%, देखिए 55 से 60% थानेदार जो मुख्यमंत्री यूपी का रिकॉर्ड रहा है, उसी की बिरादरी के होंगे। थोड़ा बहुत अखिलेश यादव में 65-64 चला गया था, इसलिए आपका हंगामा ज़्यादा मच गया, और कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा सरकार करती रहती है, क्योंकि इन्हीं से इनकाउंटर कराना है, कार्यकर्ताओं का काम कराना है। नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इनको नहीं।
ऐसी दशा में थानेदार थाने का मुखिया होता है। थाने में जितनी घटनाएं घटती हैं उसका जिम्मेदार होता है, ये भी याद रखिए। सुबह की परेड कराएगा, आपका सुबह की परेड कराए। अब आपका कोई भी अपराध होता है तो उसकी सूचना थाना प्रभारी को ही दी जाएगी और तुरंत सीआरपीसी जोड़ लेना है। 2 सेक्शन तो जोड़ ही लेना है सूचना दिलवाने में। आपका पहला आपका 154 और दूसरा 155। अगर काग्निजेबल ऑफेंस है तो इसकी सूचना किसको दी जाएगी? थाने के भारसाधक अधिकारी या थानेदार या दरोगा जी को दी जाएगी या थाने के मुखिया को या थाने का प्रभारी अधिकारी को। किस सेक्शन में? सीआरपीसी 154। और अगर असंज्ञेय या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इसकी सूचना भी किसको दी जाएगी? थाने के भारसाधक अधिकारी को। आपका कह सकते हैं कि किस सेक्शन के तहत सीआरपीसी 155। देखिए, जितनी रिपोर्टें होती हैं, जितने कागज पत्तर होते हैं, आय व्यय होते हैं, एफआईआर पर साइन, एनसीआर पर साइन, आपका सब कुछ किसके जिम्मेदारी है? थाना प्रभारी। अतः ये कहा जाता है कि थाना प्रभारी को आपका ईमानदार होना चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, दिमागदार होना चाहिए। लेकिन आपका दुर्भाग्य कहिए कि जो जात बिरादरी धर्म आड़े आ जा रहा है और अयोग्य व्यक्ति भी थानेदार बन जा रहे हैं, और इससे नुकसान ये हो रहा है कि अपराधों का इन्वेस्टिगेशन अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है, ये भी याद रखिए। तो अलग बात है, आपका अलग से बहुत डिटेल में हम नहीं पढ़ा सकते। आगे देखा जाए सेक्शन 8 राजस्व पुलिस क्षेत्र। आपका राज्य में राजस्व पुलिस क्षेत्र की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? बस एक लाइन, तो किसके द्वारा की जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। और इसमें कुछ जानना नहीं है, एक लाइन में आपका माने राजस्व पुलिस क्षेत्र की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। एक बार बैरक बता देते हैं, देखिए। राजस्व पुलिस प्रणाली के अधीन किसी जिले का ऐसा क्षेत्र होगा जिसे समय समय पर राज्य सरकार अवधारित करे। यानी कि जो रेवेन्यू सिस्टम है उसमें राजस्व पुलिस क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगी? तो बस एक लाइन में, कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद आ जाइए सेक्शन 9 रेलवे पुलिस। अब रेलवे पहले आइए, तब तो रेलवे पुलिस का आपका देखा जाए। वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम में आपका जो जीआरपी होती है, राजकीय रेलवे पुलिस, उसका प्रावधान है। और आप रेलवे पुलिस देख सकते हैं। देखिए, पहले नियम देखिए 2-4 मिनट। रेलवे में आपका कई प्रकार के फोर्स होती हैं। एक तो आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ कहा जाता है, सही है ना? रेलवे प्रोटेक्शन। एक आपका जीआरपी होती है, माने जीआरपी राजकीय रेलवे पुलिस जो। और एक आपका नहीं, 3 होते हैं भाई, 2 या 3 होते हैं। हाँ, इसको कल हम देख कर बताएंगे भाई, क्योंकि समय भी हो रहा है और मामला फंस गया तो रोक देना सही रहेगा। क्योंकि भूमिका भाई बताया जाए तभी तो रेलवे पुलिस में भर्ती कराया जाए। और जीआरपी वाले आपका पुलिस बल से ही जाते हैं कुछ समय के लिए, 3 साल 4 साल, फिर पुलिस बल में क्या आ जाते हैं वापस। कल हम इसको आपका डिटेल में बताकर तब सेक्शन शुरू करेंगे। कल लिखवा जाएगा भाई, आपका लिखवा भी कल देंगे। अभी आपका 15 मिनट बाद एविडेंस चलेगा, बता दिया जाए। और क्लास 12 बजे तक ही चलेगी। जूरिस्प्रूडेंस कल से चलाया जाएगा, क्योंकि बहुत उमस भी है, गर्मी भी है,
और हालात देख ही रहे हैं, 12 बजे के बाद और बैठना मुश्किल हो जाएगा। 1 घंटा और आपका एविडेंस पढ़िए, उसके बाद छुट्टी दे दी जाएगी। जूरिस्प्रूडेंस आज नहीं चलेगा। वैसे भी आपका जो लोग मने नए आए हैं भाई, उनको वीडियो मिल जाएगा। कुछ पुराने लेक्चर आपको वीडियो से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एविडेंस का सेक्शन हम 14 शुरू करेंगे भाई। 15 मिनट बाद क्लास चले।